हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो यहाँ पे पी बाई क्यू प्लस बिहार एससी ईआरटी की जो प्रैक्टिस सेट की जो एक सीरीज चल रही है, जो कि हम टॉप 15 क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें आपके बिहार एससीईआरटी प्लस टीआरई में पूछे गए आपके पी बाई क्यू जो है शामिल किए जाते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप पिछली जो है 4 क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पे बीपीएससी टीआरई जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप विजिट करके आप लोग पूरी जो है एक तरफ से जो है ये सीरीज़ देख सकते हैं और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम कुछ बेहतरीन और टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आपका जो टीआरई 4 है उसका नोटिफिकेशन आपको आपके 2025 फरवरी मिड में देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग तैयारी अभी से करेंगे, हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, हम लोग इसीलिए यहाँ पे पी बाई क्यू प्लस बिहार एससीईआरटी से जो पूछे जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था। तो जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला मुस्लिम समुदाय था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में दो दो जातियां पाई जाती हैं, एक सुन्नी होती है और एक शिया। तो मुस्लिम समुदाय में जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार किया था वो साथियों आपका था सुन्नी समुदाय, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो मामलूक या मामलूक हुए वे आज सुन्नी इस्लाम सत्ता का प्रतीक के रूप में यहाँ पे देखे जाते हैं, जो कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार किए थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब जो है बनाया गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र है वो आपका 1154 में बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र बनाने में जो है आपका ये अरब के भूगोल वेत्ता कहाँ के थे, अरब के भूगोल वेत्ता अल इद्रीसी के माध्यम से या अल इद्रीसी के द्वारा जो है ये बिहार उपमहाद्वीप या अपने बिहार देश का जो है मानचित्र जो है तैयार किया गया था, जो कि 1154 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगेगी। पिछली प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लेकर आए हैं। आप लोग को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग कमेंट में जो है लिखते चलिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला जो था वो मुहम्मद या महमूद गजनबी था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी की बात करें तो ये यामनी वंश अथवा गजनी वंश का एक शासक था, जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया और जब 16वीं बार आक्रमण किया 1025 में 16वीं बार ये अपने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को लूटता है। महमूद गजनबी का उद्देश्य जो था वो भारत में लूटपाट करना और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी थी। तो सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था। मुहम्मद गजनबी ने अपने 16वीं आक्रमण में 16वीं 1025 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको जो है इसका जो है व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो राज तरंगड़ी जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कल्हड़ के द्वारा जो है राज तरंगड़ी लिखी गई थी, जो कि
आपको बता दें कि राजतरंगड़ी में जो है, राजतरंगड़ी में ये एक कविता के रूप में लिखी गई है, कविता के रूप में लिखी गई है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। कहाँ के? कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कल्हड़ के द्वारा राजतरंगड़ी में जो कि कविता के रूप में लिखी गई, वहाँ यहाँ जो है इसमें किस क्षेत्र का या किस राज्य का इतिहास का वर्णन मिलता है? तो ये कश्मीर राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्हड़ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वो यहाँ पे 1191 से 1192 में ये युद्ध लड़ा गया था, जो कि इसे हम तराइन का युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का युद्ध जो कि यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में ये आपके पंजाब में है। ये आपका प्रथम युद्ध था, जिसमें यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि यहाँ पे आपको बताना है कि तंजावुर की बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो तंजावुर की बृहदेश्वर के मंदिर की बात करें जो कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो दक्कन के राष्ट्रकूटों की बात करें तो दक्कन के राष्ट्रकूट जो है ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। आपको बता दें कि ये 8वीं से लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के, कहाँ के? दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर इनका शासन था और ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? तो रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला जो कि दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होती है। रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्र थी? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रजिया सुल्तान थी, जो कि एकमात्र महिला सुल्तान जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, ये किसकी पुत्र थी? तो ये गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने जो है 1236 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा। रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, मैंने आपको बता दिया। ये गुलाम या दास वंश से संबंधित थी। ये 1236 पे गद्दी पे बैठी और ये इसका शासन 1240 तक रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला जो शासक था दिल्ली का या सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था, अर्थात ये जो मुद्रा थे सांकेतिक, वो पीतल और तांबे के जो है सिक्के ढाले जाते थे, जिनकी कीमत यहाँ पे सोने और चांदी के बराबर होती थी, जिसे सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? यहाँ पे इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी राजवंश था वो कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी जो है राजवंश था वो था लोधी वंश। लोधी वंश, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो अपने शासन काल में बोध गया की यात्रा जो है अशोक ने कब की, इसको हम आपको बता दें कि यहाँ से हमारा आपके टीआरई में पूछा गया PYQ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया ये आपके बिहार SCERT से बनाए गए क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपके टीआरई क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो अपने शासन के 10वें वर्ष में, किस वर्ष में? अपने शासन के 10वें वर्ष में जो है यहाँ पे अशोक ने बोध गया की यात्रा की। इसलिए ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अशोक जो है अशोक मौर्य वंश के बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है ये मगध साम्राज्य का जो है शासक बनता है, जो अपने 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है। आप यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? यहाँ पे आपको 3 अभिलेख दिए गए हैं। इन अभिलेखों में आपको बताना है कि अशोक जो है त्रिरत्न में कौन से जो है लेख पर जो है विश्वास रखता था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाब्रू का शिलालेख या बैराट का शिलालेख। तो भाब्रू शिलालेख को बैराट का भी शिलालेख कहते हैं। भाब्रू या बैराट माइनर शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ में अपने विश्वास की घोषणा की और बुद्ध को भागवत नाम दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था? मौर्य काल में वार्ता की बात करें तो मौर्य काल में जो वार्ता था वो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वार्ता था वार्ता में अधिकारी भ्रमण भी था, यहाँ पे आपका पशुपालन था और कृषि कार्य था, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? इस सब चीज़ की चर्चा यहाँ पे आपको देखना है कि रूपा जीवा क्या था मौर्य काल में। तो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं विकल्प में 5 विकल्प दिए गए हैं। रूपा जीवा क्या था? व्यापार और वाणिज्य था, पशुपालन और कृषि था, दास प्रथा था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रूपा जीवा यहाँ पे ऑप्शन ई हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रूपा जीवा जो था मौर्य काल में वह एक वैश्यावृत्ति को समाज का अभिन्न अंग माना, लेकिन अपराध नहीं। तो वेश्यावृत्ति को रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था, जिसको अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन इसको समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न क्या है? हमारा अंतिम प्रश्न है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का वर्णन करता है? तो कौटिल्य अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है 9 प्रकार के दासों को वर्णन या जो है यहाँ पे परिभाषित करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, प्यारे साथियों, ये रहे हमारे कुछ टॉप 15 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये टॉप 15 क्वेश्चन आप लोग को पसंद आई होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत जो है धन्यवाद साथियों। तो ये जो 15 क्वेश्चन की आपकी आज 5वीं प्रैक्टिस सेट थी, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को
पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो। यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके साथी हों, आपके भाई बहन हों, टीआरई की तैयारी में लगे हों, तो उनको भी ये जो है सीरीज शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ वो भी अध्यापक बन सकें। और हमारी तरफ से जो भी यहाँ पे संभावनाएं होंगी, हम आपके लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।